जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रैल मंथ के मंथली कंपाइलेशन नेशनल न्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी अपडेशन है अप्रैल मंथ में। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आपकी न्यूज आती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी becomes the first PM after इंदिरा गांधी टू फीचर ऑन न्यूज वीक कवर वीक। देखिए, न्यूज वीक जो है एक न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है, ठीक है। और इसमें जो है 1966 में, ठीक है, 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तब जो है उनको फीचर किया गया था। और उसके बाद जो है अब प्रधानमंत्री मोदी को किया गया है, टाइटल दिया गया है अनस्टॉपेबल, ठीक है, टाइटल दिया गया इसका अनस्टॉपेबल। नेक्स्ट आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। उनका राज्यसभा का कार्यकाल कंप्लीट हो गया है, अब उन्होंने रिटायर होने का फैसला लिया है। 33 साल वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरपर्सन रहे हैं। 1991 से लेकर 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही श्रेय जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। बेसिकली भारत में जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना है, उदारीकरण का जो श्रेय है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी जो है लगातार बढ़ती जा रही है और आज उसी इकोनॉमिक पॉलिसीज को अलग अलग सरकारें, किसी भी पार्टी की हो, वो आगे लेकर जा रही है। तो ये है ब्रीफ आइडिया अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह। थोड़ा सा राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा अपर हाउस है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। राज्यसभा जो है अपर हाउस है और ये एक परमानेंट बॉडी है, ये स्थगित नहीं होती। जैसे अभी लोकसभा है, 5 साल का टेन्योर है, इसका 6 साल का टेन्योर रहता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो हैं रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रोटेशनल बेसिस पे चलता रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर लॉन्च किया है। देखिए, इलेक्शंस का सीजन है, इलेक्शंस के सीजन में बहुत सारी फेक न्यूज, ठीक है, आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सारी फेक वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने बिहाफ पे कौन सी न्यूज सही है, गलत है, इस चीज का एक कह लीजिए रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, जिसको नाम दिया उन्होंने मिथ वर्सेस जो है रियलिटी रजिस्टर। सो टू कॉम्बेट द स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। देखिए, इलेक्टोरल प्रोसेस में जानकारी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गलत जानकारी मिलती है और उस गलत जानकारी के बेसिस पे आप गलत वोटिंग करके आते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो एग्जैक्टली यहां पर इलेक्शन कमीशन का रोल आता है। इलेक्शन कमीशन का रोल सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव कराए जाएं, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन में यह पार्ट भी आता है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, छोटी बड़ी सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक सही मौका मिले, सही इंफॉर्मेशन पहुंचे लोगों तक, यह भी जिम्मेदारी है। सही तरीके से पूरा का पूरा चुनाव का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, यह भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग जनरल इलेक्शंस 2024। ये जो है लॉन्च किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी के द्वारा। और इसके अलावा रिसेंटली 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। मैंने आपको बताया था, इसकी ट्रिक बताई थी कि ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। जब आप कोई चीज सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है, सुख की प्राप्ति आपको होती है, ठीक है। सो ज्ञानेश और सुखबीर सिंह। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही एक सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि भाई साहब हमें यहां पर पॉलिटिकल रैली करनी है, ठीक है, हमें बाइक जो है, मतलब इतने व्हीकल्स जो हैं यहां से निकालने हैं, प्रोटेस्ट करना है, जो भी, ठीक है, हम एक टेम्परेरी इलेक्शन ऑफिस बनाना है। तो ये सारी की सारी परमिशन जो है किससे लेनी रहती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब इसको लेकर जो है एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है कि ताकि ये सारा का सारा प्रोसेस
ऑनलाइन हो जाए और बहुत इजी हो जाए, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूं, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उस जिले में एक बड़ा मैदान है जहां पर जनरली इलेक्शन रैलीज होती हैं। अब उस इलेक्शन रैली में किसकी इलेक्शन रैली होगी एक पर्टिकुलर दिन, दो पॉलिटिकल पार्टी हैं या तीन पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि जी इस दिन हमें जो है रैली करनी है, तो इलेक्शन कमीशन के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी बड़ी है या पावर में है तो इसलिए इसको प्रेफरेंस मिल रही है, तो उन्होंने कहा है कि भाई जो सबसे पहले आएगा हम उसको देंगे, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम काम करेंगे। तो ये है सुविधा पोर्टल। जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेरी पार्टी ऑफिस खोलना है, रैलीज ऑर्गेनाइज करनी है, डोर टू डोर कन्वेंसिंग करनी है, वीडियो वैन्स, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स, ऑब्टेनिंग व्हीकल परमिट्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स, ये सब जानकारी जो है सुविधा पोर्टल के थ्रू होगी। सुविधा पोर्टल किसके द्वारा है, सुविधा हो, पॉलिटिकल पार्टीज को सुविधा हो जाए, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडी स्कीम, ठीक है। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं सब्सिडी स्कीम का नाम क्या है। और हॉर्टिकल्चर बेसिकली बागवानी, ठीक है, जैसे घरों में किचन गार्डन होता है, बागवानी को हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो इस प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा। घरों का जो किचन गार्डन है बड़ा सुरक्षा से रखते हैं, बड़ा ध्यान से रखते हैं, क्योंकि छोटा सा भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो जो चीज आपको चाहिए वो नहीं होगी, ठीक है, सब्जियां उगाने के लिए या फूल पत्तियां उगाने के लिए। सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर्ड हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस, तो इसका नाम दिया गया है सुरक्षा। अभी हमने सुविधा पढ़ा, एक सुरक्षा हो गया। ये जो है सीडीपी सुरक्षा एक नया प्लेटफॉर्म है, ताकि जो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं जो बागवानी कर रहे हैं जो किसान, उनको सुविधा या कह लीजिए उनको सब्सिडीज डायरेक्टली पहुंचाई जा सके अंडर द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, देखिए एक पर्टिकुलर जगह होता है, मतलब आप कहते हैं कि यहां पर गुलाब की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है, यहां पर जो है अनानास की खेती बहुत अच्छी होती है, यहां पर लीची की खेती बहुत अच्छी होती है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर क्लस्टर होता है, पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, कुछ सर्टन गांव हो सकते हैं, 100 200 300 गांव हो सकते हैं, तो उसको एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रखा जाता है। इंडियन हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 33% ऑफ एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब अगर हम एग्रीकल्चर की जीडीपी को देखें, हर साल कितना वैल्यू ऐड होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा, उसका 1/3 हॉर्टिकल्चर से आता है। तो हॉर्टिकल्चर भी अपने आप में काफी बड़ा सेक्टर है, ठीक है, सो मेकिंग वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू आर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है जी। चलो, फास्टैग, वन व्हीकल वन फास्टैग नॉर्म इंप्लीमेंटेशन, ठीक है जी। इस 1 अप्रैल से वन फास्टैग वन व्हीकल वन फास्टैग ऑप्शन आ गया है। अब ये क्या मतलब है, क्यों लाया गया है, इसके मायने क्या हैं, ये देखते हैं। देखिए हो क्या रहा था कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि एक फास्टैग ले रहे थे, मान लो घर में 3 या 4 गाड़ियां हैं, उनको अलग अलग गाड़ियों में लगा रहे हैं, मतलब उसी एक फास्टैग को तीनों चारों गाड़ियों में यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक गाड़ी के लिए 2 3 4 फास्टैग यूज कर रहे हैं। तो अब सरकार ने कहा है कि भाई एक व्हीकल पे एक ही फास्टैग लगेगा, ठीक है, ना तो आप एक गाड़ी के लिए मल्टीपल फास्टैग ले सकते हैं, ना ही एक फास्टैग से मल्टीपल गाड़ियों को लगा सकते हैं, मतलब मल्टीपल गाड़ियों को चला सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, हर गाड़ी पे आपको एक फास्टैग चाहिए होगा, ठीक है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद सिंपली ये है कि ट्रैक हो सके, सारी चीजें सही तरीके से टैग हो सके और सही तरीके से एक रेवेन्यू कलेक्शन हो सके। सो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड वन व्हीकल वन फास्टैग रूल, प्रोहिबिट द यूज ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और स्मूथ ट्रांजिशन के लिए एनएचएआई ने एक्सटेंड किया है कंप्लायंस डेडलाइन टू द एंड ऑफ मार्च, ठीक है जी। और इसमें जो कुछ लोगों ने पेटीएम फास्टैग्स लगवा रखे थे उनको भी कुछ सुविधा दी गई है। नेक्स्ट आता है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी बिकम्स नंबर 1 मेजर पोर्ट, ठीक है। पारादीप कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा का पारादीप पोर्ट जो है नंबर 1 पोर्ट हो गया है, नंबर 1 पोर्ट कार्गो कैपेसिटी में, ठीक है। कार्गो क्या होता है, बेसिकली कितने गुड्स आ रहे हैं, कितना सामान आ रहा है बेसिकली वहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये बन गया है नंबर 1 पोर्ट। सो अचीव द हाईएस्ट एवर कोस्टल शिपिंग ट्रैफिक, सो रीच द रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट ऑफ क्लॉकिंग दिस मच ऑफ कार्गो। देखिए एग्जैक्ट ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पोर्ट है और किसको पछाड़ा है,
ठीक है, किस सेकंड नंबर पे कौन आ गया है? सो पहली बार 56 सालों में, मतलब 56 साल से ये चल रहा है पारादीप पोर्ट, पहली बार ऐसा हुआ है कि नंबर 1 पे पहुंचा है। ठीक है, तो दीनदयाल पोर्ट जो कांडला में है गुजरात में, ठीक है, उसको पछाड़ा है। ठीक है, एंड यहां पर आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द पोर्ट हैज अचीव्ड हाईएस्ट एवर कोस्टल शिपिंग ऑफ दिस मच मिलियन मेट्रिक टन्स। इसके अलावा अगर हम कुछ और मेजर पोर्ट्स की बात कर लें, ठीक है जी, तो यहां पर कोलकाता, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आप ऐसे याद रखना बंगाल में मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। ठीक है, बीजेपी के कह लीजिए आइडियोलॉजिकल जो है फाउंडर माने जाते हैं। उड़ीसा पारादीप पोर्ट नेचुरल पोर्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आंध्रा विशाखापट्टनम नेचुरल, तमिलनाडु में कामराजार पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, वियो चिदम्बरम पोर्ट है, और तीनों ही आर्टिफिशियल पोर्ट हैं तमिलनाडु के। जनरली हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्ट में आपको नेचुरल पोर्ट्स मिलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट में आपको आर्टिफिशियल पोस्ट मिलते जो है पोर्ट मिलते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट में पानी की डेप्थ ज्यादा है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहां पर एक नेचुरल हार्बर्स हैं, नेचुरल बंदरगाह है, कुदरती बंदरगाह है। ठीक है, पर यहां पर क्या है, यहां पर आपको जो कोस्ट लाइन है, जो आपका कोस्ट लाइन है वो बहुत एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पर आपको पानी की डेप्थ कम मिलती है, और ये नेचुरल बंदरगाह नहीं है, नेचुरल जो कह सकते हैं कि आपको हार्बर्स यहां पर नहीं मिलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल एक बेसिक नॉर्म है। इट इज नॉट कि सारे के सारे पोर्ट जो है यहां पर नेचुरल और सारे के सारे आर्टिफिशियल है, ब्रॉड सेंस में। ठीक है, ब्रॉड सेंस में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका गुजरात में दीनदयाल पोर्ट नेचुरल पोर्ट, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट नेचुरल, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना था बाद में बना था ये। बेसिकली जब ये काफी ज्यादा पोर्ट पर दिक्कत आने लगी, ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, जब ये एहसास हुआ कि अब दूसरा पोर्ट बनाने की जरूरत है, तब ये आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया गया था। नेक्स्ट आता है आपका मार्मागोवा पोर्ट नेचुरल। उसके बाद कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर कोस्टल सिटी है कर्नाटका का। बैंगलोर अलग है, मैंगलोर अलग है, स्पेशली जो बच्चे पहली बार या नए हैं अभी। ठीक है, प्लीज डोंट कंफ्यूज के बैंगलोर तो में तो कोई पोर्ट नहीं है, मैंगलोर एंड बैंगलोर आर डिफरेंट। ठीक है, कोची पोर्ट नेचुरल। ठीक है, पोर्ट ऑफ वाधवान महाराष्ट्र में उसको अप्रूवल मिल गया है, महाराष्ट्र में वाधवान पोर्ट को अप्रूवल मिल गया है, फ्यूचर में जो है लॉन्च हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विजयम पोर्ट ऑफ अडानी ग्रुप विल रन इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, इसको पहले तो सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, आपके घरों में जो भी हम सामान लेते हैं, हम रिटेल शॉप से लेते हैं। रिटेल शॉप का मतलब हमारे कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में एक छोटी सी जो दुकान है, उससे जाकर हम अपना सामान लेते हैं जनरली। ठीक है, अब ये सामान कहां से आता है? एक बड़ी थोक की दुकान से, एक बड़ी जो है होलसेल की दुकान से आता है। अब इसको ऐसे समझो कि कंपनी से बहुत बड़ा ट्रक में बहुत ज्यादा सामान आ रहा है, वो सामान कहां पर आता है? सीधा होलसेल की दुकान पे आता है। तो होलसेल की दुकान पे बहुत सारा सामान, और होलसेल की दुकान से बहुत छोटी छोटी शॉप्स जो हैं उससे सामान खरीद के लाते हैं, और फिर हम उससे जाकर खरीदते हैं। एग्जैक्टली ट्रांसशिपमेंट यही है भाई। एक देश है, मान लीजिए यूरोप से एक बहुत बड़ा कंटेनर आ रहा है, शिप आ रहा है जिसपे बहुत ज्यादा सामान है, एक कंपनी से आ रहा है, और अब यहां पर आके क्या होता है ट्रांसशिपमेंट में, छोटे छोटे शिप्स में वो सामान डिवाइड हो जाता है। जैसे होलसेल की दुकान पे होता है, वैसे ही यहां पर ये होता है। फिर वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। मान लो ये विजिंजम पोर्ट पे पहुंचा, अब सामान पहुंचा, ठीक है जी, साउथ इंडिया में। अब उसको कुछ सामान बॉम्बे पोर्ट पे पहुंचेगा, कुछ पारादीप पोर्ट पे पहुंचेगा, कुछ विशाखापट्टनम पोर्ट पे पहुंचेगा। तो इस तरीके से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जहां जहां उसकी डेस्टिनेशन होगी। क्लियर? तो ये जो है विजिंजम पोर्ट अडानी ग्रुप का इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट होगा। अब आप कहेंगे अच्छा इंडिया का पहला है, पहले कैसे होता था? पहले इंटरनेट सिंगापुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट है। अगर आपने याद हो, रिसेंटली करंट अफेयर्स में ये भी पढ़ा था हमने कि अंडमान निकोबार में जो है ऐसा ही पोर्ट आने जा रहा है। अंडमान निकोबार में अभी डेवलप हो रहा है, 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वहां पर भी ट्रांसशिपमेंट बनाने की बात है। एग्जैक्टली व्हाट सिंगापुर इज डूइंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन इंडिया, ठीक है, वही हम काम भारत में करना चाह रहे हैं। चलिए, सो सेंटर हैज गिवन सैंक्शन टू दिस पोर्ट इन केरल फॉर द, जो कि पहला होने जा रहा है, केरला में है ये। कार्गो इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बिग वेसल टू स्मॉलर वेसल्स, ये मैंने आपको बता दिया। अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ इंडिया ट्रांसशिपमेंट जो कार्गो है वो प्रोसेस होता है
ठीक है, कोलंबो और सिंगापुर में। ठीक है, श्रीलंका जैसा छोटा देश, देखिए श्रीलंका की बड़ी आइडियल लोकेशन है। ठीक है, अगर आप एक तरफ अरेबियन सी को देखोगे, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को देखोगे, और उसके बाद फर्दर जो है अगर आप यूरोप, मेडिटेरेनियन सी या साउथ चाइना सी, तो बिल्कुल जो है सेंटर में पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे शिप वहां पर आते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं, ठीक है, सामान शिफ्ट होता है, देन दे मूव टुवर्ड अदर लोकेशंस। एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन इंडिया। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी वाइज, देश को इसमें जीडीपी ग्रोथ का फायदा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एसजेवीएन इनॉग्रेट्स फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द नेशन। एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है जी, नाथपा झाकड़ी, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में, पहले इसका नाम होता था हिमाचल प्रदेश का, और भारत सरकार का एक ज्वाइंट वेंचर है। अब ये पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है जी? हाइड्रोजन तो आपने सुना होगा, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? देखिए, पानी को तोड़कर, ठीक है, H2O, तो H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप करेंगे तो H2 प्लस O2, ठीक है, या सिंपली कहें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है एक पोटेंशियल एनर्जी सोर्स है, बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये जो हाइड्रोजन को ब्रेक करने की बात करी हमने, तोड़ने की बात करी, तो ये कैसे होगा? ठीक है, एक तरीका हो सकता है कि हम कोल का इस्तेमाल करें, फिर फायदा आ जाएगा कि यार कोल से ही अगर हमने इसको ब्रेक करना था तो अल्टीमेटली कोल में तो कार्बन एमिशंस हो गए। तो जब हम इस पानी को ब्रेक करते हैं ग्रीन एनर्जी से, ठीक है, इस पानी को ब्रेक करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, आई होप सिंपल है। तो ये जो है यहां पर इनॉग्रेट किया गया है एसजेवीएन लिमिटेड के द्वारा। सो कंबाइंड हीट पावर, सो यहां पर 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में बना था। ये कहानी मैंने आपको पूरी बता दी है। ठीक है, चलो, एसजेवीएन जो है एक मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है जी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और 1988 में ये नाथपा झाकड़ी रिवर कॉर्पोरेशन के रूप में बना था। नेक्स्ट आपका इंडियन बैंक एंड टाटा पावर टू फाइनेंस सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम। देखिए, अभी रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा एक रूफटॉप सोलर स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। ठीक है, जिसका जो है नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें कहा गया कि हम आपको मुफ्त बिजली देंगे। पर वो मुफ्त बिजली जो है ऐसा नहीं होगा कि हर घर को बिजली दे दी। आप रूफटॉप सोलर लगाइए, छतों पर अपने इस तरीके से रूफटॉप सोलर लगवाइए, और उस पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। लाइक पहले 2 किलोवाट तक 30-30 हजार रुपया पर किलोवाट सब्सिडी, मैक्सिमम 60,000 हो गया। तीसरा, अगर 1 किलोवाट और लगवाते तो 18,000 सब्सिडी। ठीक है, तो मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 तक आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपने घरों में लगाई, उससे आपकी बिजली भी बनेगी, और अगर सरप्लस बिजली होगी वो आप सरकार को बेच सकते हैं, उससे आपको पैसा भी अर्न होगा। ठीक है, तो डुअल यहां पर बेनिफिट है, और उससे ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, कार्बन एमिशंस नहीं होंगे। तो यहां पर जो है अब न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि इंडियन बैंक एंड टाटा सोलर पावर ने जो है आपको लोन देने का काम करेगी अब। ठीक है, तो वो टाटा पावर ये कह रहा है कि भाई साहब आप आइए, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब वो कह रहा है कि आपको 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। मान लो आपने प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है, सोलर पावर अपने घर पे लगाना है, 5 किलोवाट का आपका मान लीजिए बड़ी छत है, और 5 किलोवाट का वहां पर सोलर पावर लग जाएगा, तो आपको पैसा चाहिए, क्योंकि इनिशियली इन्वेस्टमेंट काफी होती है, तो आपको लोन पे पैसा दिया जाएगा। 7% का ब्याज होगा। सिमिलरली अगर आपका 3 से 10 है तो इतना 6 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं, और जिसमें आपको 20% पे करना होगा, बाकी आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुल मिला के लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है एनएचपीसी लिमिटेड टू कोलैबोरेट विद नॉर्वेजियन कंपनी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं समुद्र, पानी, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर की यहां पर बात की गई है। तो एनएचपीसी ने कोलैबोरेट किया है नॉर्वेजियन कंट्री के साथ। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्दर्न यूरोप, है ना। नॉर्दर्न यूरोप में नॉर्वे की कैपिटल कौन सी है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, ओ से नाम है, हिंट दे रहा हूं पहले से ही। चलो, एनएचपीसी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इंडिया। पेपर में ना एक चीज याद रखना, एप्स बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन है, बम्बार्डमेंट है, कई बार आपको लगता होगा यार इतनी इंफॉर्मेशन कैसे याद रहेगी। तो ये जो बीच बीच में चीजों को रिलेट करने की कोशिश होती है ना,
ये आपको एक मैसेज भी होता है कि आपको याद कैसे करना है। ठीक है, नॉर्वे, जैसे मैंने बोला कि नॉर्वे से कैपिटल, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो आपका दिमाग वो मैप में जाना चाहिए। ठीक है, नॉर्वे आप पढ़ते हैं तो आपको वो मैप में इमेजिन होना चाहिए कि अच्छा हाँ मैंने मैप देखा है। ठीक है, इससे चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, आवर ब्रेन इज वाइड इन सच अ वे, और लंबे समय तक आप चीजों को इसको भी याद रख पाओगे। ठीक है, सॉरी टू ब्रेक द फ्लो। ओके, सो एनएचपीसी लिमिटेड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की। ठीक है, जो लाइक आपका डैम से बिजली बनती है। ठीक है साइंड अप एमओयू। एमओयू होता है समझौता साइन करना। ठीक है, ओशियन सन नॉर्वेजियन कंपनी है, और ये आपको फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एक नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये एक मिनी रत्ना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। 1975 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था। नेक्स्ट आता है एनएफएल इरिडा हुडको। ठीक है, ये बन गई है नवरत्न स्टेटस। मैंने आपको पहले भी बताया था, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, ये बेसिकली क्या है, ये सरकारी कंपनीज को हमने कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट, बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू इन द लास्ट 3 years, बेसिकली ऑन देयर परफॉर्मेंस, एंड अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव देम द ऑटोनॉमी। ठीक है, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि एक बच्चा अच्छा काम करता है तो बड़ा शाबाश, चलो आगे बढ़ो, तो अब तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अपने डिसीजन खुद लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से समझ लो कि महारत्न, अब तुम बहुत बड़ी कंपनी हो गए हो। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, जाओ और खुद अपने डिसीजन लो। ठीक है, कुछ इस तरीके से कहानी ये रहती है। इसके बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, मैं बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में डिस्कस कर रहे हैं। चलो, तो यहां पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नाम से क्लियर है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है जी, तो 1974 नोएडा में इसका ऑफिस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, और ये इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरिया, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, अगर आप जनरली गांव खेत खलियान से बिलोंग करते हैं तो आपने यूरिया को छिड़कते हुए बहुत बार देखा होगा। किसान जो है बहुत रेगुलरली यूरिया यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको। तो ये इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि हाउसिंग फाइनेंस को प्रोजेक्ट करती है, या सिंपली घर बनाना है आपको तो लोन चाहिए, तो ये यहां पर ये काम आता है। ठीक है, तो ये है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और हुडको, हुडको का क्या दिया गया है, नवरत्न स्टेटस। नेक्स्ट आता है इरिडा। इरिडा हो गया इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है जी, तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 75% स्टेक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। नाम से क्लियर है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, मतलब आपको जो है जितने भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फंड करता है। ठीक है, उसके लिए अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो ये है आपका 1987 में इसको बनाया गया था पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी के रूप में। ये है आपका लिस्ट ऑफ नवरत्नास। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया टू अनवील 250 एमपीएच बुलेट ट्रेन बिल्ट ऑन वंदे भारत प्लेटफॉर्म। इंडिया अब जो है इंडिजीनियसली बिल्ड क्या होता है, स्वदेशी, खुद का देश का बनाया हुआ बुलेट ट्रेन जो है लॉन्च करने जा रहा है, जिसका कहा जा रहा है कि मैक्सिमम स्पीड होगी 250 किलोमीटर पर आवर। मतलब अभी जो मैक्सिमम है अराउंड 180 के लगभग है अप्रोक्सीमेटली, तो अब ये 60-70 किलोमीटर हम और बढ़ा रहे हैं ग्रेजुअली, है ना। 60-70 किलोमीटर बहुत होता है, तो आप ये सोच के चलिए कि अगर एक जगह से दूसरी जगह 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 500 किलोमीटर में से अभी के समय पर 4 घंटे का सफर हो रहा है, तो ये हो सकता है 3 घंटे रह जाए, 2.5 घंटे रह जाए, तो काफी जो है कस्टमर्स को या जो भी ट्रेवल कर रहे हैं उनको काफी सुविधा होगी। सो बुलेट ट्रेन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन रेलवेज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आउटपेस करेगा जो अभी है, मतलब अभी तक की हमारी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होगी, भारत के द्वारा बनाई गई। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो अहमदाबाद और मुंबई वाली जो बुलेट ट्रेन चलनी है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी, आई थिंक वो 350 के लगभग है, बट यहां पर हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर ग्रांटेड AEO स्टेटस बाय इंडियन गवर्नमेंट। देखिए सबसे पहले AEO क्या होता है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर।
थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल जो है एपेक्स बॉडी है जो इस जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को देखती है, ठीक है। शादियों के समय पर लाइक गहने वहने खरीदे जाते हैं, तो ये जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। एशियन स्टार एक डायमंड मैन्युफैक्चरर है, लीडिंग कंपनी है। इसका मकसद क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा भागीदारी बढ़े, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, अप्रूव्ड बाय द कस्टम्स इन कंप्लायंट विद सप्लाई सिक्योरिटी चेन दिस। और मकसद ये है कि किस तरीके से अगेन हम फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें और सप्लाई चेन में, इंटरनेशनल सप्लाई चेन में जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सेदारी यहां पर रोल प्ले कर सके और देश के निर्यात जो है, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ सके। इससे बेसिकली क्या होता है? क्लियरेंस फास्ट हो जाता है, सिक्योरिटी इनहेंस हो जाती है, अलाइनिंग विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो एग्रीमेंट्स हैं उनको पूरा करना आसान हो जाता है AEO स्टेटस से, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई होप आपको बेसिक जो है इसका समझ आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल सॉल्यूशंस थ्रू सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस थ्रू सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स, बाल्को, ठीक है। बाल्को, एक सेकंड के लिए अपना पॉज करना, सोचना कि क्या है बाल्को, ठीक है। ASI सर्टिफिकेट मिला है अगेंस्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। चलो, सो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। एल्यूमिनियम बहुत लाइट वेट होता है, एरोप्लेन्स है ना, एयरक्राफ्ट में जनरली हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल यूज होती है। एनीवेज, यूनिट ऑफ वेदांता एल्यूमिनियम और पहली इंडियन कंपनी है जिनको ये ASI, इट इज नॉट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। एल्यूमिनियम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे से मत वो करना कंफ्यूज। ASI इज एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव, ठीक है। एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव बेसिकली के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सो सप्लाई ऑफ वाइड रेंज प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स इंश्योर कर रहे हैं। अधेरेंस टू ESG, ये मैंने आपको ESG लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। लास्ट सेशन जिन्होंने, अगर जो रेगुलरली देख रहे हैं सारे सेशंस को, ESG एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, मैंने आपको बताया था कि आजकल एक नया कंसेप्ट आया है कि सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट्स ना देखी जाए, कंपनी का ये ना देखा जाए कि कितना पैसा कमा रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, इसके अलावा वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर कितना काम कर रही है, उसकी सोशल पॉलिसीज समाज के अलग अलग वर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर, उनकी गवर्नेंस पॉलिसीज कैसी हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, इन सारी चीजों पर भी फोकस किया जाता है, ठीक है। चलिए, वोटर has no absolute right to know about each and every asset of the candidate। देखिए अभी इलेक्शंस का सीजन है, अगेन उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो मान लीजिए कैंडिडेट है वो ये बताता है कि उसके 20 करोड़ के एसेट हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसकी चल और अचल संपत्ति मिलाकर कितनी है? 20 करोड़ की है। तो अब उन्होंने कहा कि पूरा बताओ, पूरा डिटेल बताओ, ठीक है। एक तो ब्रॉडली हो गया कि ब्रॉड आइटम्स हो गए कि घर इतने का है जो है, या कोई फैक्ट्री है, या जो लैंड है, उसके अलावा गाड़ी है, ज्वेलरी है, ये मोटे मोटे आइटम्स हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हर एक चीज बताई जाए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, ये थोड़ा उसके प्राइवेसी में आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ठीक है। इतना नहीं है, बस उसने ब्रॉडली आपको बता दिया कि ये एसेट्स हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई फर्नीचर कितना है, कितनी चेयर है, ये उसकी प्राइवेसी में आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, इससे आपको लेना देना नहीं है। ब्रॉड एसेट उसने आपको बता दिए कि उसके पास कितने हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली मतलब कहना क्या चाह रहा है कोर्ट? कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कैंडिडेट जो आपका खड़ा हुआ है कि वो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है। प्लस उसकी राइट टू प्राइवेसी भी है। राइट टू प्राइवेसी, पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 की, ठीक है। 2017 में राइट टू पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ठीक है। आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उस पर कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। तो बैलेंस बिठाना है, ठीक है। तो यहां पर बैलेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने बिठाया। बट इसमें एक थोड़ा सा जो कुछ एक्सपर्ट्स है, लीगल एक्सपर्ट्स, उनका ये कहना है कि एक पॉइंट गड़बड़ कर दिया। जैसे कि उन्होंने कहा, आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, अनलेस दे रिफ्लेक्ट अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल,
ठीक है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल मतलब हो गया कि आप कितना लग्जरी से रह रहे हैं। अब एक व्यक्ति के लिए मान लीजिए दूसरे व्यक्ति को वो देखता है कि यार उसके पास अपना घर है, चलो अपनी गाड़ी है, एक गाड़ी, दो गाड़ी, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा काम है, तो उसको लग रहा है तो लग्जरी है, इसकी तो ऐश है, ठीक है। उससे आप जो जिस व्यक्ति से पूछ पूछ के आओगे तो वो कहेगा नहीं जी बस बेसिक सी चीजें हैं, घर है, गाड़ी है, ऑफिस जाता हूं, आ जाता हूं, बस यही है जिंदगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल कौन डिसाइड करेगा? एक व्यक्ति के लिए जो लग्जरी है दूसरे की लाइफ, वो उसके लिए नॉर्मल लाइफ हो सकता है। तो ये अभी मतलब क्लैरिटी नहीं है कि कैसे डिफाइन किया जाएगा कि लग्जरी लाइफ किसको कहते हैं। बट एनीवेज यहां पर अच्छी बात यह है कि बैलेंस आउट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट सेड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस नीड नॉट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय देम। ठीक है, तो ये है आपका जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड संजय कुमार नो, उन्होंने ये जो है स्टेटमेंट दी है। सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ये बात कही गई है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात कर लेते हैं, जिसमें प्रोसीजर और रूल्स क्या हैं इलेक्शंस को कंडक्ट करने के, मतलब कैसे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, मकसद क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, सही तरीके से इलेक्शंस कराना, ठीक है। तो ये जो है एक गवर्नेंस का, हमारे प्रशासन का, शासन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें इलेक्शन डिस्प्यूट, इलेक्शन ऑफेंसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय पोल, हाँ कई बार हम कहते हैं कि ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अनरिकॉग्नाइज्ड जो है पार्टीज हैं। तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत करता है। नेक्स्ट करते हैं क्लाइमेट ट्रैकर, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है जी। ये भी एक आपको राइट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए दो तरीके के राइट होते हैं, एक एक्सप्लिसिट राइट होता है, एक इंप्लिसिट राइट होता है। एक्सप्लिसिट है जो लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। कुछ होते हैं इंप्लाइड फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू प्रेस, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, ठीक है, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके एडवर्स इफेक्ट से बचना, ठीक है, ये आपका एक मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 एंड 14, क्योंकि बराबरी तभी होगी, आप अच्छा सम्मानजनक जीवन तभी जी पाएंगे जब आप इस क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से बच पाएंगे, ठीक है। सो यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस राइट ये कहा गया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि कंस्टिट्यूटिंग एन एक्सपर्ट कमिटी टू एग्जामिन द प्रॉब्लम फेस बाय द बर्ड स्पीशीज, के बर्ड स्पीशीज जो हैं उन खासकर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीशीज है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको मिलता है मेनली राजस्थान में, ठीक है, और भी राज्य हैं बट मेनली राजस्थान। सो वहां पर बर्ड स्पीशीज को कैसे बचाया जा सकता है, गुजरात और राजस्थान में फर्दर हियरिंग जो है इसकी रखी गई है अगस्त 2024 में, ठीक है। तो ये आपका जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट आता है कन्यादान नॉट एसेंशियल सेरेमनी फॉर वैलिड हिंदू मैरिज, ऐसा कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि देखिए कन्यादान जो है वो एसेंशियल सेरेमनी नहीं है वैलिड हिंदू मैरिज के लिए। तो फिर सवाल आता है कि कौन सी ऐसी सेरेमनी है जिससे कि जो है मैरिज सेरेमनी को कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि जजमेंट और भी आया था कि जो लाइक खाना पीना पार्टी शार्टी जो भी होता है वो असेंशियल चीज नहीं है, रिचुअल्स होना इंपॉर्टेंट है हिंदू मैरिज में। जो रिचुअल्स होते हैं जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक शादी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो रिचुअल्स में फिर कौन सी चीज आती है, कन्यादान तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है। तो यहां पर आपका आता है सप्तपदी, जो 7 फेरे, ठीक है, 7 फेरे जो कहे जाते हैं वो जो है इंपॉर्टेंट है एज मैरिज फंडामेंटल रिचुअल एज पर द सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इस पे काफी ज्यादा आर्टिकल्स जो हैं आए थे, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी हिंदूज हैं, अब ये हिंदू की डेफिनेशन जो है एज पर दिस एक्ट अगर हम देखें तो ये आपका आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ मैन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन कम्युनिटी। अब आप कहेंगे कि अरे नहीं नहीं ये कैसे सिख हिंदूज में आ गए, सिख, बुद्धिस्ट और जैन कम्युनिटी ये तो अलग धर्म है। अब ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहां पर इंक्लूजन ऑफ 3 रिलीजन विद इन द एम्बिट ऑफ हिंदू is in pursuance of the definition of term article 25(2)(b of the
जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके तहत अंडर आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के तहत जो है ये हिंदूज में आते हैं। वैसे एक सेपरेट रिलीजन है, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट मत रखना, कंफ्यूजन मत रखना। और इसके अलावा जैसे सिख जो मैरिज हैं, सिख मैरिजेस रजिस्टर होती हैं आनंद कारज एक्ट, ठीक है, जो बेसिकली गुरु ग्रंथ साहब का जो है जो फेरे लिए जाते हैं तो उसको बोला था आनंद कारज सेरेमनी, तो वहीं से आनंद कारज एक्ट है। तो ये अलग है, ठीक है, प्लीज डोंट कंफ्यूज, ये सिर्फ डेफिनेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। ओके, चलो, दिस शुड नॉट बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि दूसरी शादी नहीं हो सकती अगर स्पाउस, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ सर्वाइविंग है, ठीक है। अगर कंसेंट जो है इस तरीके से दी गई है जो अनसाउंड माइंड है तो ऑब्वियसली, ठीक है, उस व्यक्ति के कंसेंट को आप नहीं मान सकते। एज जो है 21 फॉर मेन एंड 18 फॉर वुमेन, ठीक है। चलिए, कुतुब मीनार इल्यूमिनेट्स इन द रिमेम्बरेंस ऑफ रवांडा जेनोसाइड ऑफ 1994। देखिए, ये समझ लीजिए, रवांडा एक छोटा सा देश है। आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर से आपको भूमध्य रेखा इक्वेटर पास होता हुआ दिखता है। तो वहां पर एक जब ध्यान देंगे तो रवांडा जो है एक छोटा सा देश है जिसकी कैपिटल है किगाली, ठीक है, किगाली। किगाली अमेंडमेंट भी था एक, बहुत सारी न्यूज बिक्स हो गई, चलो एनीवेज, ठीक है। रवांडा एक छोटा सा देश है, किगाली उसकी कैपिटल है। तो यहां पर क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। यहां पर बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम का जो है रूल हुआ करता था एक समय पर। तो अब यहां पर दो कम्युनिटीज थी, ठीक है, एक हुतू ट्राइब, ठीक है, ये हुतू और तुत्सी, ठीक है, हुतू और तुत्सी। अब होता क्या है कि जो आपका तुत्सी ट्राइब है, ठीक है, ये जो है ये माइनॉरिटी में थी, बट बेल्जियन सरकार के साथ मिलकर, बेल्जियम सरकार के साथ मिलकर ये जो है प्रैक्टिकली उस जगह को कंट्रोल करता था, ठीक है, मतलब उस एरिया को या कह लीजिए उस कंट्री को कंट्रोल करता था। अब क्या होता है कि 1962 में, ठीक है, इस देश को आजादी मिलती है। जैसे हमें 1947 में ब्रिटेन से आजादी मिली, इनको 1962 में मिली। अब क्या होता है कि हुतू और तुत्सी के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हुतू जिसके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, ठीक है, वो मेजॉरिटी में है, तो एक बात कहेगी कि देखिए ये माइनॉरिटी है तुत्सी, इनकी वजह से हमें सारी चीजें नहीं मिल रही, मतलब हमें नौकरियां, खाना पीना नहीं मिल रहा। तो एक माहौल बनना शुरू होता है। अब आता है 1990s का समय। अब ये 1990s के समय में क्या होता है कि जो हुतू सरकार है वो करती है जेनोसाइड तुत्सी ट्राइब का, ठीक है। तुत्सी ट्राइब का इस लेवल पर जेनोसाइड किया जाता है कि लगभग 100 दिनों में 8 लाख से ज्यादा जो तुत्सी लोग हैं और इवन हुतू, ठीक है, जो मॉडरेट हुतू हैं, बेसिकली वो हुतूज जो कि तुत्सीस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ जी, मतलब तुत्सी सारी की सारी ट्राइब को आप जो है दोषी नहीं ठहरा सकते, तो वो मॉडरेट थे। तो उनको 8 लाख लोगों को 100 दिनों में जो है कत्ल किया गया। ये 20वीं सदी का वन ऑफ द बिगेस्ट जो है जेनोसाइड माना जाता है। उतना ज्यादा ये वर्ल्ड मीडिया में या चर्चा में नहीं रहता क्योंकि अफ्रीका के एक छोटे से देश में ये हुआ। छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश, आप उसको मैप में देखिएगा, तो उसमें 8 लाख लोगों को मारा गया 100 साल में। तो उस चीज को याद करते हुए जो है कुतुब मीनार में ये इल्यूमिनेट किया गया, ठीक है, इन रिमेम्बरेंस ऑफ जो है रवांडा जेनोसाइड ऑफ 1994, ठीक है। तो 1994 में ये जेनोसाइड हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये, हाँ, ये रहा, ठीक है, ये मैप में अगर आप देखोगे, सो दिस इज द स्मॉल कंट्री, ये छोटा सा एक देश है, ठीक है। युगांडा है, इसके पास में बुरुंडी है, ठीक है। तो ये छोटा सा देश है एंड यहां पर ये जेनोसाइड हुआ था हुतू और तुत्सी के बीच में। नेक्स्ट आता है कच्चातीवू आइलैंड गेन्ड प्रोमिनेंस, ठीक है। कच्चातीवू आइलैंड पहले फेज के इलेक्शन तमिलनाडु में आती हैं 39 लोकसभा की सीटें, 39 की 39 लोकसभा सीटों का चुनाव पहले ही फेज में था तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में जो है इस पर्टिकुलर जब फर्स्ट फेज में कच्चातीवू आइलैंड जो है काफी ज्यादा चर्चा में रहा। अब ये चर्चा में क्यों रहा, इसके बारे में भी थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं। तो कच्चातीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में, या कहें तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, अनइनहेबिटेड है,
बट इस आइलैंड को लेकर जो है ये रहता था, जनरली ट्रेडिशनली ये रहता था कि यहां के मछुआरे और यहां के मछुआरे जाके वहां पर अपना फिशिंग करते थे, अपने नेट्स जो जाल हैं वो सुखाते थे और अपना 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 रिस्पेक्टिवली यहां पर पहुंच जाते थे। अब होता क्या है कि ये श्रीलंका भी ब्रिटेन के अंतर्गत था, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी था। तो यहां ब्रिटिश इंडियन सरकार थी, यहां ब्रिटिश सेलोन सरकार थी। सेलोन श्रीलंका का पुराना नाम, ये भी क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर क्या होता है कि श्रीलंका ये जो है उस समय पर यह समझौता किया जाता है कि यहां पर ओवर फिशिंग हो रही है, अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिर देश आजाद होता है। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से इस आइलैंड पे चर्चा होती है। कटिंग शॉर्ट द लॉन्ग स्टोरी, 1970s में जाके जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, ये कहा गया कि ये आइलैंड शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, दे दिया गया, शिफ्ट क्या कर दिया गया, दे दिया गया श्रीलंका को। अच्छा, अब इसको लेकर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि किसने दिया, क्या है पूरी कहानी में, क्योंकि मतलब एक लोकल पॉलिटिक्स था। तो फिर यहां पर अब रिसेंटली क्या हुआ, आरटीआई डाली गई, राइट टू इंफॉर्मेशन डाला गया। फिर इंफॉर्मेशन से पता लगा कि वहां पर जो तमिलनाडु की सरकार थी, ठीक है, उसकी भी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, टैसिट एक्सेप्टेंस थी, मतलब एक कहीं ना कहीं मंजूरी थी उसको लेकर। तो उसको लेकर ये आइलैंड जो है दोबारा चर्चा में आ गया। फिर बाद में चलकर जब जयललिता मुख्यमंत्री बनती हैं, वो इस इशू को दोबारा उठाती हैं कि ये आइलैंड भारत को वापस मिलना चाहिए, भारत का है। और ट्रेडिशनली जो भी तमिलनाडु के एम्पायर्स रहे हैं उन्हीं का कंट्रोल रहा है इस पे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। आई होप आपको सिंपल भाषा में समझ आई होगी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या लिखा है। चलो, 1.6 किलोमीटर लॉन्ग दिस आइलैंड, ठीक है। सो ये कांग्रेस डीएमके गवर्नमेंट ने जो है ये आइलैंड दिया, ठीक है, ऐसा आरोप लगाया गया, ठीक है, बीजेपी के द्वारा। ये पॉलिटिकल है, मैं आपको पूरी स्टोरी ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है जी। 1921 में ये समझौता हुआ, ठीक है, ओवर फिशिंग हो रही है, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है। और ये कहा गया कि इस पे इट वाज जमींदारी ऑफ द राजा ऑफ रामनाथपुरम, ठीक है, तो ये उसके अंतर्गत आता था। और श्रीलंका का ये कहना था कि इट वाज ओन्ड बाय द डायोसिस ऑफ जाफना, मतलब दोनों का अपना अपना क्लेम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति महोत्सव, ये आपका नवरात्रे में किया गया, 9 से लेकर 17 के बीच में। शक्तिपीठ, ठीक है जी। तो भारत में 51 शक्तिपीठ है। संगीत नाटक अकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस, 7 अलग अलग जगहों पर शक्तिपीठ में कंट्री में। और कामाख्या टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल में पहला, और उसके बाद जो है कंक्लूडेड एट द शक्तिपीठ मां हर सिद्धि टेम्पल उज्जैन में, ठीक है, ये आपका वहां पर किया गया, ठीक है, 51 शक्तिपीठ है। नेक्स्ट आपका सेंटर अनवील्स 50 ग्राम कलर्ड सोविनियर सिल्वर कॉइन ऑफ रामलला प्राण प्रतिष्ठा फॉर पब्लिक परचेज। तो यहां पर जो है 50 ग्राम का कलर्ड सोविनियर जो है सिल्वर कॉइन का लोगों के लिए जो है लॉन्च किया गया है। So inauguration ceremony took place during the 19th Foundation Day celebration of state-owned security printing and minting corporation of India limited, ठीक है जी। तो ये उनके द्वारा जो है उसका 19वां जो स्थापना दिवस है उसके दिन ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश कॉटन टेस्ट लैब्स इन 6 स्टेट्स फॉर कस्तूरी कॉटन। तो कस्तूरी कॉटन के लिए कॉटन लैब्स जो है लॉन्च की गई हैं, स्टैब्लिश की गई हैं फॉर टेस्टिंग हाई ग्रेड कॉटन इन महाराष्ट्र। अब देखो इसको दो दो पेयर्स में याद रख लेना, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात याद रहेगा। तमिलनाडु और कर्नाटका, ये भी दोनों नेबरिंग स्टेट है। महाराष्ट्र गुजरात नेबरिंग स्टेट है, तमिलनाडु कर्नाटका में नेबरिंग स्टेट है, पंजाब हरियाणा नेबरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। ओके, सो ये आपका लैब जो है सेटअप की गई है इन कन्वर्जन्स विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स टेस्टिंग फैसिलिटीज। चाहता क्या है भारत? भारत चाहता है कि हम ग्लोबल लेवल पर कंपीट करें ब्रांड से, ठीक है, कॉटन, ग्लोबल कॉटन ब्रांड सच एज सुपीमा एंड डीजा विच आर नोन फॉर देयर एक्सेप्शनल सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट आपका डीडी न्यूज अडॉप्ट न्यू सैफरन लोगो बिफोर पोल्स। दूरदर्शन न्यूज ने अपना नया सैफरन लोगो लॉन्च किया, इसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई, बट इसमें डीडी न्यूज का जो है, दूरदर्शन का ये सफाई आई कि हम पहले से इसको लेकर काम कर रहे थे, पहले भी ये प्रपोजल था, ठीक है, ये नई बात नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं आप सैफरनाइजेशन कर रहे हैं, तो इसको लेकर विवाद रहा। ये पॉलिटिकल डिबेट है, वो भी मैंने आपको बता दी, बट अदरवाइज डीडी न्यूज ने ये नया लोगो अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट आपका दिल्ली टू गुरुग्राम इन 7 मिनट। भाई साहब
ठीक है, दिल्ली में, जो दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं या नॉर्थ इंडिया में रहने वाले हैं, कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली अगर आपने देखा हो तो वहां से गुड़गांव पहुंच जाएंगे आप 7 मिनट में। ये कैसे पॉसिबल होगा? दिल्ली के ट्रैफिक में कनॉट प्लेस में निकलना ही 7 मिनट लग जाते हैं, बट कैसे होगा चलो देखते हैं। इंडिया टू गेट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अब आपको हवा में ऊपर जाएगी टैक्सी, मतलब ठीक है, वहां पे है, ऊपर जाएगा, पहुंचेंगे हवा में और नीचे, ठीक है। तो अब ये हवा में उड़ती हुई टैक्सीज भी मिलने वाली हैं, ठीक है। तो भारत में 2026 में जो इंडिगो चलाता है, इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है इंडिया में, विच ओन्स इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस से हरियाणा गुरुग्राम तक हम 2026 ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल बाद जो है आपको इलेक्ट्रिक टैक्सीज मिलेंगी। तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मतलब थोड़ा इमेजिन कर रहा हूं कि कैसा दिखाई देगा, कैसा लगेगा, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ होगा, लैंडिंग होगा एयरक्राफ्ट, इन एडिशन टू कैरी द पायलट, अपार्ट फ्रॉम चार लोग, पायलट के अलावा 4 लोग और जा सकेंगे। चलिए नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये एग्जाम में पूछने वाली न्यूज है, मतलब वैसे तो बाकी भी हैं बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है अंडमान निकोबार आइलैंड में शॉम्पेन्स ट्राइब ने जो है वोटिंग करा है। अब शॉम्पेन्स ट्राइब के बारे में बता देता हूं, पहली बार ये रजिस्टर हुए थे इलेक्शन कमीशन के साथ, वोटर कार्ड बना था इनका 2014 में, बट अब जो है पहली बार वो वोट करने जा रहे हैं। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजी है। ये पीवीटीजी क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब्स में भी अनुसूचित जनजाति में जो सबसे पिछड़े हैं, बिहार कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि अनुसूचित जनजाति में भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, तो उनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पहले नाम दिया गया था, पीटीजी, बाद में कहा गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी। अब ये जो शॉम्पेन ट्राइब है, ये एक ऐसी ट्राइब है अंडमान निकोबार में जो मोंगलॉइड फीचर्स रखता है, ठीक है। नस्ल के हिसाब से अगर हम देखें, मोंगलॉइड फीचर जैसे कि जनरली हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं या साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं, तो वो जो है यहां पर फीचर्स हैं। तो उन्होंने पहली बार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है। ये डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, इलेक्शंस के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, क्योंकि सबसे मतलब वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्राइब में ये गिनी जाती है। 2011 का सेंसस कहता है कि शॉम्पेन ट्राइब्स के सिर्फ 229 लोग हैं, सिर्फ 229 लोग, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पीवीटीजीज के, स्टेगनेंट पॉपुलेशन, प्री एग्रीकल्चरल जो है टेक्नोलॉजी को यूज करना, ठीक है, एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी, और उसके अलावा सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, मतलब बिल्कुल अपना जीवन यापन ही चला सकते हैं, इतना जो है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का जो है स्तर है। पीवीटीजीज के ये ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मकसद ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है, तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से तैयार करें जो क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए और डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए, खासकर अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखें, अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग जैसे कि जापान में आपको बहुत ज्यादा मिलती हैं, वैसा ही कहीं भारत में भी हम करना चाह रहे हैं। तो इसका 6th एडिशन हुआ, भारत में हुआ, दिल्ली में हुआ, और सो कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसने काफी ज्यादा ग्रोथ देखी है 2019 के बाद। अब इसमें 39 कंट्रीज हो गई हैं और 7 ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं, क्योंकि डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बाद काफी ज्यादा बढ़ भी गई है। नेक्स्ट आता है इंडिया प्रोजेक्ट ईशान, वन नेशन वन एयर स्पेस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन एयर स्पेस। द प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल कमांड सेंटर एट नागपुर। देखिए यहां पर अभी क्या था, ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं। टू स्ट्रीमलाइन एनहांस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। भाई ऐसे समझो कि जब प्लेन उड़ता है हवा में तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम आता है, एटीसी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या करता है कि बताता है कि हाँ जी कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा प्लेन जा रहा है, ठीक है, वो उस पूरी की पूरी जानकारी रखता है। अगर आपने कई सारी मूवीज में भी देखा हो तो ये एक सेंटर रहता है, ये पूरी जानकारी रखता है ताकि एयर स्पेस में कोई कोलिजन ना हो, ठीक है, इस तरीके का, और सेफ रहे सारी चीजें। अब भारत में क्या था? भारत में जो था वो वन नेशन वन एयर स्पेस नहीं था, ठीक है। यहां पर हमारे पास 4 एयर स्पेस रीजन्स थे,
ठीक है, मतलब हमने 4 हिस्सों में बांट रखा था भारत को एयर स्पेस रीजन के हिसाब से, अब वो कंबाइन होके हम उसको एक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, ये होगा नागपुर में, महाराष्ट्र में। ठीक है, विदर्भा रीजन में। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉल्ड फॉर एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट, ताकि एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा सके। और इंडियन एयरफोर्स कंट्रोल थ्रू 4 फ्लाइट कहां पे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अच्छा, अब इसके अलावा एक सब फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब इसमें होगा क्या, इसमें यह होगा, 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, 25,000 फीट के ऊपर और 25,000 फीट के नीचे। ठीक है, 25,000 फीट के ऊपर का सारा काम जो ये सेंटर होगा नागपुर में, सेंटर में, ठीक है, वहां से वो संचालित करेगा। ठीक है, उसका काम होगा पूरे भारत में कौन से एयरप्लेन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी सारी जानकारी देना। सो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है, सीमलेस ऑपरेशंस होंगे, कंजेशन कम होगा, इंक्रीज्ड कैपेसिटी, एफिशिएंट रूटिंग, क्योंकि लगातार देखो एक चीज और हो रही है, लगातार जो मध्यम वर्गीय पॉपुलेशन है वो ज्यादा एयर ट्रेवल कर रही है, ज्यादा बाय एयर ट्रेवल कर रही है, तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ रही हैं, तो हमें वो एयर स्पेस को एफिशिएंटली मैनेज करना है। ठीक है, सो ऑल कोऑर्डिनेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया 25,000 फीट के ऊपर और 25,000 फीट के नीचे, 25,000 फीट के नीचे जो लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होंगे और उसके ऊपर नागपुर सेंटर वो कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आपका इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन अडॉप्ट्स अ न्यू लोगो, तो यहां पर आप ये नया लोगो देख सकते हैं इसका, और नया मोटो। ठीक है, यत्र इतिहासम भविष्यम संरक्षित। ठीक है, तो ये जो है रखा गया है इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन। मकसद क्या है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इसको लेकर एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है ऑन आर्काइवल मैटर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 1919 में अंग्रेजों के समय पर बनी थी बाय द यूनियन, और ये हेड अभी लेड किया जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा। द रिसेंटली लॉन्च एन ऑनलाइन कंपटीशन ड्यूरिंग डिजाइन इट्स लोगो एंड मोटो। तो शौर्य प्रताप सिंह, ठीक है जी, शौर्य प्रताप सिंह का डिजाइन जो है सिलेक्ट किया गया है, जिसमें लोटस पेटल्स हैं, सारनाथ पिल्लर है, ब्राउन कलर का थीम है, और मोटो दिया गया है वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर। ठीक है, जहां पर हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जाता है भविष्य के लिए। ठीक है, तो ये इसका मोटो दिया गया। अर्थ डे सेलिब्रेशन 23 अप्रैल को, लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज बताए थे, तो अर्थ डे सेलिब्रेशन। ठीक है, अर्थ डे सेलिब्रेशन पे इंडिया का बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक जो है इनॉग्रेट किया गया। ये क्लाइमेट क्लॉक क्या करेगा, ये बताएगा कि कितने कार्बन एमिशंस हो रहे हैं हमारे द्वारा, कितने ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहे हैं, और जो 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस क्लाइमेट डील में जो डिस्कस किया गया है कि हमें टेम्परेचर को यहां तक रोकना है, ठीक है, उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले से हमारा धरती का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली बढ़ चुका है। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं। तो बेसिकली जागरूक करने के लिए लोगों को कि भाई साहब थोड़ा सुधरिए, काम कीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, इमीडिएटली हमें एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ये इसको लेकर काम कर रहा है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है। 1942 में डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर N कलाइसेल्वी। अच्छा, अब CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, बहुत फेमस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड भी है उनके नाम से, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आज बहुत कम क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, ये आपका उसमें से क्वेश्चन है। फाइनेंस और इकोनॉमी, प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड्स RBI एट 90 ओपनिंग सेरेमनी मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकर्स बैंक कहा जाता है, ठीक है, तो 90 साल पूरे होने पर 90 साल का एक कॉइन, मतलब 90 साल का, सॉरी कह रहा हूं, 90 रुपीज का कॉइन जो है इशू किया गया है। सो इन्होंने अपने ऑपरेशंस को कमेंस किया था 1 अप्रैल 1935 को। पहले ये कलकत्ता में था, बाद में ये बॉम्बे शिफ्ट हुआ, मुंबई हो गया अब आजकल। ठीक है, सो 1 जनवरी 1949 को, मतलब देश की आजादी के बाद जो है नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्र जो है, और अभी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। पहले RBI के गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। बैंक नोट्स को इशू करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी की सर्कुलेशन किस तरीके से है, ये सारा का सारा काम, फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करना, ये सब काम RBI का है। ठीक है जी। नेक्स्ट है HDFC, जो है पहला प्राइवेट बैंक हो गया जिन्होंने ब्रांच खोली है लक्षद्वीप में, आजकल लक्षद्वीप चर्चा में भी। ठीक है, अभी रिसेंटली UPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी CDS का एग्जाम हुआ, उसमें भी लक्षद्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया।
अब और भी जगह मैंने देखा एक दो एग्जाम्स में लक्षद्वीप से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप से रिलेटेड, क्योंकि जनवरी में जब से प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं तब से कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, न्यूज में रह रहा है ये। सो कावरती आइलैंड में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप इंडिया के वेस्टर्न, ठीक है, यहां पर कोस्ट पे आपको आइलैंड्स मिलते हैं, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स हैं, वहां पर एचडीएफसी ने अपना ब्रांच खोला है, पहला ब्रांच खोला है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी 6.1%, ऐसा मूडीज ने कहा है, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, कह लीजिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बहुत रिनोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2023 में वो 7.7% थी, जो कि कम होकर 6.1%, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग ये इनका कहना है, बट भारत सरकार कह रही है कि नहीं हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा इस साल, लेट्स सी, ये एक एस्टिमेट है, ठीक है। देखो इसमें ना क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि मूडीज ने कितना परसेंट बताया, ये सीधा क्वेश्चन यही पूछ लेगा मूडीज क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की ग्रोथ 7.5%, एक कह रहा है 6.1%, एक कह रहा है 7.5%, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, सो ओवरऑल ग्रोथ साउथ एशिया की स्ट्रॉन्ग एट 6% 2024 में। एंड नेक्स्ट है आपका इंडियन ऑयल एंड पैनासोनिक एनर्जी ने एक पैक्ट साइन किया है, लिथियम आयन सेल जॉइंट वेंचर। तो लिथियम आयन बैटरी किसमें यूज होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि फ्यूचर कहा जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का ये एस्टिमेट है कि 2030 तक इंडिया में 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकेंगे, 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर साल बिकेंगे, 2030 में ऐसा समय आएगा, ठीक है। फोन पे ने पार्टनर किया है ई सेवा हैन पोखरा के साथ टू प्रमोट यूपीआई इन नेपाल। यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आप लाइक पेटीएम, गूगल पे, जितने भी ई वॉलेट्स हैं स्कैन करते हैं, दैट इज यूपीआई, ठीक है। तो यहां पर फिनटेक फर्म फोन पे ने पार्टनर किया है नेपाल के डिजिटल वॉलेट ई सेवा के साथ और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के साथ, ताकि यूपीआई को नेपाल में लॉन्च किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट अलाइज विद एसबीआई कार्ड एंड टेलकोस टू टैकल ओटीपी फ्रॉड्स। गवर्नमेंट ने अलाई किया है एसबीआई कार्ड्स के साथ, टेलको मतलब टेलीकॉम कंपनीज के साथ, ताकि ओटीपी फ्रॉड्स को कंट्रोल किया जा सके। अब आपको एक जानकारी सुन के बड़ा अचंभा लगेगा कि लास्ट ईयर, ठीक है, 2023 में, ठीक है, 2023 में टोटल जो ओटीपी फ्रॉड्स या के लिए ऑनलाइन फ्रॉड्स हुए हैं वो 11,20,000 हुए हैं लगभग, जिसमें 7,488 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। सो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। बहुत सारे ऐसी चीजें हम अपने आसपास में भी देखते हैं, सो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने, एसबीआई कार्ड पेमेंट ने और टेलीकॉम कंपनीज ने मिलकर कहा है कि हम पार्टनर करेंगे। और किस तरीके से, देखिए अब क्या किया जाएगा, मतलब इसमें करने क्या जा रहे हैं। आपको ओटीपी आता है, ठीक है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए वन टाइम पासवर्ड यूज करते हैं, तो अब क्या होगा, आपके उस मोबाइल फोन के साथ साथ जो है रजिस्टर्ड एड्रेस और जियो लोकेशन भी होगी कस्टमर की। मतलब मान लो आपका जिस जगह पे आप रहते हैं उसकी जियो लोकेशन है, आपका एड्रेस है, अगर आप उससे कहीं इधर उधर हैं तो आपको एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका जो ओटीपी है इस जगह से मांगा जा रहा है। मान लो, आप एग्जांपल ले रहा हूं, आप मान लो राजस्थान के रहने वाले हैं, जयपुर में हैं, और आपका ओटीपी आ रहा है मान लो चेन्नई से फॉर एग्जांपल, तो आपको मतलब एक मैसेज आएगा कि आपका ओटीपी एक कंप्यूटर है या एक मोबाइल फोन है चेन्नई में बैठ के ओटीपी मांग रहा है, तो आप यू गेट टू नो क्या ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो वहां पर अलर्ट आपको इस तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट है पे यू गेट्स आरबीआई इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। तो यहां पर एक कह लीजिए एक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, तो इनको एक कह लीजिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है पेमेंट एग्रीगेटर का। पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब ये होता है कि जो है बिजनेस और जो कस्टमर्स हैं वो आपस में ट्रांजेक्शन कर सकेंगे पेयू के थ्रू, ठीक है, पेयू के थ्रू, ठीक है। चलिए, पेयू एक नीदरलैंड बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है टू ऑनलाइन मर्चेंट्स, ठीक है, 2002 में ये कंपनी फाउंड आउट हुई थी। रेजर पे पार्टनर्ड विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च्ड यूपीआई स्विच, ठीक है। तो रेजर पे अगेन, रेजर पे एक कह सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए प्लेटफॉर्म है,
ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स प्रोवाइड करता है, फास्टर स्मूथर ट्रांजेक्शन्स हो सकेंगे, ट्रांजेक्शन सक्सेस रेट बाय 4 to 5%, और 10,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड ये हैंडल कर सकेगा, एड्रेसिंग द पीक टाइम। कोटक महिंद्रा बैंक बार्ड फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू ऑनलाइन कस्टमर्स, क्योंकि कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, फेलिंग टू बिल्ड आईटी सिस्टम्स कंट्रोल कमेशरेट विद द ग्रोथ। ये पहले भी बाकी बैंक्स के साथ हुआ है, एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ था दिसंबर 2020 में, ठीक है। फिर बाद में चलते चलते मार्च 2022 में, लगभग 1.25 साल बाद जाकर वो सारे ऑपरेशन रिज्यूम हुए थे एचडीएफसी बैंक के, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर, पूरे मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एचडीएफसी बैंक बंद हो गया था, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा अक्टूबर 2023, अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी वर्ल्ड, ठीक है, तो उसको लेकर काफी जो है गड़बड़ियां पाई गई थी। रिसेंटली आपने पेमेंट बैंक के बारे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में सुना होगा। नेक्स्ट आता है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक को भी जो है नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए मना कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए पचम क्लासेस। थैंक यू सो मच।